हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने देखा था रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद हमने उसका कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम किया और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ सैलरी। जब भी सैलरी की बात होती है तो जनरली लोग इतना ही सोच पाते हैं कि एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को कैश के फॉर्म में जो भी इनकम प्रोवाइड की वो सैलरी कहलाती है। ये पार्शली तो करेक्ट है, लेकिन पार्शली लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहला इंक्लूड होता है बेसिक सैलरी। सेकंड इंक्लूड होता है अलाउंसेस। थर्ड होता है परक्यूजाइट्स। देन फोर्थ प्रॉफिट इन द lieu ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी वो सैलरी जिसको देख के आपने या तो उस जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज जो रहती हैं उनके लिए फॉर्म भरा जाता है, तो फॉर्म में लिखा रहता है बेसिक सैलरी इतना तो इतना आपको मिलेगा। या फिर जो भी एम्प्लॉयर आपको देता है या जो भी एम्प्लॉयर आपके सामने प्रपोजल रखता है बेसिक सैलरी का, वो बेसिक सैलरी होती है। नेक्स्ट अलाउंसेस। इसको इन द फॉर्म ऑफ कैश आप ले सकते हैं, उसको अलाउंसेस बोला जाता है। जैसे घर का किराया देता है एम्प्लॉयर, एडुकेशन की के लिए एम्प्लॉयर देता है कुछ अलाउंस, वो सब अलाउंसेस में आ जाते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो। परक्यूसाइट्स मतलब फैसिलिटीज़ और सर्विसेज। नाम से ही समझ में आ जा रहा है सर्विस मिल रही है, इसका मतलब कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा। जैसे एडुकेशन फैसिलिटी दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएसपी का ले लो, तो बीएसपी के बहुत सारे स्कूल्स वगैरह चलते हैं जो कि बीएसपी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है एज सर्विस। अगर वो चाहे तो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं। प्लस बीएसपी को घर भी मिलता है तो उसको रेंट फ्री हाउस बोला जाता है। वो सारे सर्विसेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी। इसका मतलब होता है कि सैलरी को छोड़ के जो भी प्रॉफिट अलग से मिलती है एक एम्प्लॉय को उसको बोला जाता है, जिसमें आ जाते हैं बोनस, एरियर्स एंड कमीशन। ये सारी चीज़ें प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी में आ जाती हैं। ये काफ़ी बेसिक चीज़ थी, ये जानना जब सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जानना काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। नेक्स्ट आता है टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल होती हैं अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सबसे पहला आता है आपका पेंशन। पेंशन टैक्सेबल रहता है जो कि रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को मिलता है। ओवर टाइम का जो भी इनकम आती है ओवर टाइम करने से, वो भी आपकी टैक्सेबल होती हैं। अब कुछ चीज़ें नॉन टैक्सेबल होती हैं अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सबसे पहला आता है एमएलए की सैलरी। एमएलए को भले सैलरी मिलती है लेकिन वो सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होती है, अदर सोर्सेस में होती है। आगे चल के हम वो भी चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या होता है? पेंशन जो रिटायर्ड इंसान को मिलता है, बाई चांस वो इंसान ख़त्म हो जाता है तो उसकी फैमिली को वही पेंशन मिलने लग जाता है, उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। ये टैक्सेबल नहीं होता है अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ये होता है अदर सोर्सेस में टैक्सेबल। वो भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी आपका होता है पीजीपीपी में टैक्सेबल, ना कि सैलरी में टैक्सेबल। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्या चीज़ें टैक्सेबल होंगी, क्या चीज़ें टैक्सेबल नहीं होंगी।
नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स दो टाइप के एम्प्लॉयज़ की होती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है और एक होती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 1 मार्च टू 28 फेब तक का फाइनेंशियल ईयर चलता है और इनका सैलरी ड्यू कब होता है? फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ड्यू डेट्स 1 मार्च टू 28 फेब इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ में, मतलब हर महीने की पहली तारीख में इनकी सैलरी आती है। नॉन गवर्नमेंट के केस में 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ही रहता है और इनका रहता है लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ, मतलब महीने की आखिर में इनकी सैलरी आती है प्राइवेट वालों की। ठीक है, तो ये ड्यू डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है याद करना और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो पहली चीज़ तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखनी है कि क्या चीज़ें सैलरी में टैक्सेबल होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट्स याद रखने हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉय है तो क्या ड्यू डेट है उसकी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या ड्यू डेट है उसकी। नेक्स्ट हम लोग अलाउंसेस से शुरू करते हैं। इसमें 3 टाइप के अलाउंस होते हैं। पहला फुल्ली टैक्सेबल होता है, दूसरा होता है एग्जेम्प्ट, तीसरा होता है एग्जेम्प्ट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, ये 3 टाइप के अलाउंसेस दिए जाते हैं एक एम्प्लॉय को। शुरू करते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस से। इसमें आपको 10 नेम्स हैं। सबसे पहला आता है डीए और डीपी, डियरनेंस अलाउंस या फिर डियरनेंस पे। डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब होता है तो उसे डीपी बोला जाता है। ठीक है, नंबर 2 आपको है सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। फिर मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, फिर आपको टिफ़िन अलाउंसेस मिलता है, देन आपको सर्वेंट का अलाउंसेस मिलता है, देन आपको हिल अलाउंसेस भी मिलता है, आपको उसके बाद डेप्यूटेशन अलाउंसेस भी दिया जाता है। इसके बाद आपका है ओवर टाइम अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस है और आपका 10th नंबर पे आता है मेडिकल, टिफिन, सर्वेंट, हिल अलाउंसेस, डेप्यूटेशन। आपका आता है वार्डन एंड प्रॉक्टर्स अलाउंसेस। ये 10 नाम हैं। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में ये 10 नाम दिखे, आपको जितना अमाउंट दिया है वो पूरा लिख देना है, मतलब ये फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट में आपको एक ही नाम है, ओवर सीज अलाउंसेस। वैसे तो आपको 3 नाम हैं, लेकिन इसमें से
हम लोग क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। आपको बस फुल्ली एग्जाम्प्ट में ओवरसीज अलाउंस लिखने हैं, या फिर अगर बाय चांस दूसरा नाम इसका फॉरेन अलाउंस भी बोला जाता है ओवरसीज अलाउंस को, तो ये आपके दो अलाउंसेस हैं जो कि एग्जाम्प्ट होते हैं। ओवरसीज और फॉरेन अलाउंस सेम होता है। नेक्स्ट आपको exempt up to a specified limit, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ट्रिकी है। इसमें आपको सबसे पहला नाम आता है HRA अंडर सेक्शन 1013A। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2). नंबर 3 स्पेशल अलाउंस टू मीट अलाउंस टू डू द वर्क टू डू द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ये 1014(2) में है, सॉरी 1014(1) में है। और चौथा जो है वो स्पेशल, ऐसे ही लिख देती हूँ, स्पेशल अलाउंसेस टू मीट हिज पर्सनल नीड्स या फिर पर्सनल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ये 4 टाइप के अलाउंसेस हैं जो कुछ हद तक एग्जेम्प्ट है और कुछ हद तक एग्जेम्प्ट नहीं भी है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें HRA देखेंगे कि HRA क्या होता है। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस 2 केसेस बनते हैं इसमें, या तो एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा है या तो एम्प्लॉय रेंट पे घर पे रह रहा है। तो अगर जब एम्प्लॉय खुद के घर पे रह रहा है तो जितना भी HRA में अमाउंट दिया है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। HRA का रूल कब लगेगा? जब वो रेंट पे रह रहा हो। रूल क्या बोलता है? HRA रिसीव्ड और रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% या फिर 50% भी कुछ कुछ केसेस में लगता है ऑफ सैलरी। इसमें से विच एवर इज लेस एग्जेम्प्ट होता है। हाँ, ये देखते हैं। HRA आपको क्वेश्चन में बता देगा कि कितना रिसीव हुआ है एक एम्प्लॉय को। जितना भी एम्प्लॉय वो रेंट पे करता है उसका रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी करना है, और 40% नॉर्मल सिटी में रह रहा है तो 40% करना है। अगर वो मेट्रो सिटी में रह रहा है, 4 मेट्रो सिटी यहाँ पे स्पेसिफिकली इनकम टैक्स में मेंशन की गई है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, इन 4 सिटीज में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे। इसमें भी सैलरी अलग टाइप की लगेगी। सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस डीपी मतलब डी इन टर्म्स प्लस फिक्स्ड परसेंट ऑफ कमीशन। ये इस चीज से आपको ये तीन वाली सैलरी है, इस चीज से सैलरी इससे कैलकुलेट करके आपको निकालनी है। मतलब ये जो 10% ऑफ सैलरी है, मतलब ये 3 चीजों को प्लस करके आई है, और ये जो 50 या 40% की सैलरी है ये भी 3 चीजों को प्लस करके आपको निकालना है। ठीक है, आई होप HRA आपको क्लियर हो गया हो।
नेक्स्ट है आपका ईए मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी दो टाइप के एम्प्लॉयज़ को मिलता है, एक नॉन गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो फुल्ली टैक्सेबल होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है। और रूल है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड और 1/5 of the basic salary, sorry, 1/5 of the basic salary or maximum 5,000 rupees per annum। इसमें भी whichever is less एग्जेम्प्ट हो जाता है। एंटरटेनमेंट का रूल क्या बोलता है, अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको तो जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है वो पूरा ही टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो रूल लगेगा आप पे और आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। रूल क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी और मैक्सिमम 5,000 पर एनम विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। यहाँ पे सैलरी क्या बोला है, यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी बोला है। एचआरए में हमें कौन सी 3 वाली सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ी थी, सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स और फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन। बट यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है कि 1/5 किसका निकालना है, बेसिक सैलरी का निकालना है। नेक्स्ट आपको है स्पेशल अलाउंस टू ड्यू द ड्यूटीज ऑफिस 1014(1). इसमें भी आपके कुछ 6 नाम आते हैं। पहला है डेली अलाउंस, नेक्स्ट है कन्वेंस अलाउंस, नेक्स्ट है आपका एकेडमिक अलाउंस, नेक्स्ट आपको मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। हाँ, इतनी चीज़ें आपको मिलती हैं अंडर द सेक्शन ऑफ 1014(1). इसका रूल ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को अगर 1014(1) के तहत कोई अलाउंसेस मिले हैं तो जितना अमाउंट उसने खर्च किया है, डेली अलाउंस का, कन्वेंस अलाउंस का, एकेडमिक का या ट्रैवलिंग का या फिर हेल्पर का, इसमें से जितना भी एक एम्प्लॉय ने अगर खर्च किया है उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट रहता है, और अगर इसमें से कोई अमाउंट बच गया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान के चलिए डेली अलाउंस 5,000 रुपीज़ आपको मिलता है, आपने मेंशन किया कि 5,000 में से 3,000 ही मैंने खर्च किए हैं, तो 3,000 रुपये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2,000 पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट आपका आता है स्पेशल अलाउंस टू मीट द पर्सनल नीड ऑफ एन एम्प्लॉय। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 1014(2), जिसको बोला जाता है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन ये है 1014(2). इसके तहत बहुत सारे अलाउंसेस है, 6 अलाउंसेस कुछ मिलते हैं आपको। सबसे पहला अलाउंस है ट्राइबल एरिया के लिए ये अलाउंस है। जो रिमोट एरिया जो होते हैं, जो दूर दराज के गांव होते हैं, उसमें मैक्सिमम 200 रुपीज़ तक का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट है अलाउंसेस फॉर दोज एम्प्लॉयज हु वर्क अंडर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 70% ऑफ सच इनकम या फिर मैक्सिमम 10,000 पर मंथ, इन दोनों में से विच एवर इज लेस वो हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये किस में मिलेगा, उस एम्प्लॉयज़ के लिए है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ट्रक ड्राइवर हैं, रेलवेज में काम करते हैं या एयरलाइंस में काम करते हैं, उन लोगों के लिए है। तो इनका
रूल क्या है, इनका एग्जेम्पशन क्या है, 70% ऑफ सच इनकम, जो भी इनकम है उसका 70%, या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपये पर मंथ, जो दोनों में से छोटा अमाउंट आएगा वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है एडुकेशन अलाउंसेस। एडुकेशन अलाउंसेस मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन तक देता है। एडुकेशन अलाउंसेस क्या बोलता है, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड पे देंगे, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक। मान के चलिए आपके पास एक ही चाइल्ड है जो आपका स्कूल जाता है और आपको अलाउंसेस मिला है, तो आप एक ही चाइल्ड के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपके पास 3 चाइल्ड है जो जाते हैं स्कूल और आपको अलाउंसेस मिला है, तो आप 2 चाइल्ड के हिसाब से बना सकते हैं मैक्सिमम। अगर 4 बच्चे हैं तो भी 2, अगर 1 बच्चा है तो 1, 2 बच्चे हैं तो 2। नेक्स्ट है हॉस्टल की फैसिलिटी, हॉस्टल का अलाउंसेस। हॉस्टल अलाउंसेस बोलता है मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, एडुकेशन और हॉस्टल जनरली स्टूडेंट्स को याद रहता है, काफ़ी इजी है याद करना, बाकी में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि 2 जगह ट्रांसपोर्ट आया है, एक यहाँ पे 70% ऑफ सच इनकम और एक यहाँ पे आया है ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट है डिसेबल्ड लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर कोई डिसेबल्ड है तो 3200 पर मंथ उनको एग्जेम्पशन मिलता है। नेक्स्ट है अंडर ग्राउंड अलाउंसेस। इसमें 800 रुपये पर मंथ एग्जेम्पशन मिलता है। अंडरग्राउंड मतलब कोल माइन वगैरह में जो इंसान काम करता है, थोड़ा टफ कंडीशन हो जाता है, इसलिए इन लोगों को अलग से एग्जेम्पशन मिलता है अपनी ड्यूटीज़ या फिर अपने पर्सनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए। अभी सिर्फ अलाउंसेस तक ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या फैसिलिटीज़, मतलब क्या क्या परक्यूजाइट्स हमको मिलता है सैलरी के अंदर, और क्या चीज़ें टैक्सेबल होती हैं, क्या चीज़ें नॉन टैक्सेबल होती हैं। ये आगे के वीडियोस में हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।